हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। आज हम लेक्चर 10 में करने जा रहे हैं क्वेश्चंस लॉ ऑफ फ्लोटेशंस। ओके, तो इससे पहले आपने किया था आर्किमेडिस प्रिंसिपल्स, तो वो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह से पूरी तरह से डिटेल में समझाया था। तो करते हैं आज हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो स्टूडेंट पहले नंबर पे देखो कि आपने आर्किमेडिस प्रिंसिपल में क्या देखा था कि जब हम किसी बॉडी को फ्लूइड में गिराते हैं तो क्या होता है कि वो जो बॉडी जब गिरती है तो क्या होता है कि वो उस अपने आसपास के एरिया का जो फ्लूइड है उसको क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। ओके, तो मैंने आपको बताया था द टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर? तो जब वो रीगेन करती थी तो ऑब्जेक्ट को क्या मिलता था, एक अप थ्रस्ट मिलता था। क्लियर? अब जब अप थ्रस्ट मिलेगा तो अब हमारे पास यहाँ पे तीन जो वेरिएशंस कह सकते हैं हम बॉडी के बीच में जो चेंजेस आएंगी वो हम देख सकते हैं। वो कैसे करके, अच्छा अब हम पहले नंबर पे देखते हैं इसका कि लॉ ऑफ फ्लोटेशंस क्या है। वो क्या कहता है, क्या है? देखो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्किमेडिस प्रिंसिपल। क्लियर? तो ये क्या है कि ये एक आर्किमेडिस प्रिंसिपल की एक्सटेंशन, मतलब उसको आगे आगे हमने फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। क्लियर? उसी को नॉलेज को ही यूटिलाइज करके हमने थोड़ा सा उसको फर्दर एक्सटेंड किया। ओके, अब वो क्या बोल रहा है, कहता है ए बॉडी फ्लोट इन ए लिक्विड। क्लियर? कहता है एक बॉडी जो है अगर वो फ्लोट करती है लिक्विड में, इफ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड displaced liquid by the immersed portions is equal to the weight of the body. क्लियर? अच्छा, अब स्टूडेंट इसमें वो क्या बोल रहा है, कहता है कि अगर कोई भी लिक्विड जो है, अगर कोई भी लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है किसी भी स्फेरिकल बॉडी या कोई भी बॉडी जब पानी में गिरेगी, ओके, तो वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी। तो कहता है कि वो जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, क्लियर, वो किसके इक्वल में हो जाएगा, जो आपके पास इमर्स्ड पोर्शन होगा। किसका? इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी जो है वो पानी के अंदर है ना, क्लियर, उसके इक्वल में आपका बॉडी का पूरा वेट होना चाहिए। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे एक कंडीशन बताता हूँ, यहाँ से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे कंटेनर लेता हूँ, ये मेरे पास 3 कंटेनर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह से इजी है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो क्वेश्चन जो है वो आसानी से निकल जाएगा। ओके, देखो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 3 कंटेनर लिए हैं जिसमें क्या है, फ्लूइड है। ओके, अच्छा अब क्या करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है। ओके, तो जब मैं स्फेरिकल बॉडी को क्या करूंगा, ड्रॉप करूंगा किसमें, फ्लूइड के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे जो स्फेरिकल बॉडी होगा, पहला केस क्या है कि अगर बॉडी जो है वो बिल्कुल फ्लूइड के बॉटम में आ जाए, बिल्कुल फ्लूइड के बॉटम में आ जाए, एक केस तो ये बन गया। दूसरे केस में क्या है कि बॉडी जो है ना वो सिर्फ लिक्विड के अंदर है। क्या है? लिक्विड के अंदर, ना तो वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है। दूसरा केस ये हो गया। और तीसरा केस क्या है कि बॉडी जो है ना वो आधी फ्लूइड के ऊपर है और आधी जो है वो क्या आ रही है, नीचे आ रही है। ओके, लेकिन अब एक चीज याद रखना स्टूडेंट कि तीनों केस में 2 चीजें जो है वो कॉमन रहेंगी। ओके, क्या रहेगा? एक नंबर तो पहले मान लो कि जो बॉडी है, जो स्फेरिकल बॉडी है हमारे पास, डबल जो क्या है उसका वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब जैसे ही हमने इस स्फेरिकल बॉडी को वाटर में गिराएंगे तो क्या होगा कि लिक्विड जो है वो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहां से अब एक चीज क्लियर है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? अपवर्ड थ्रस्ट लगेगी। अब जो अपवर्ड थ्रस्ट है उसे मैं यहां पे मान लेता हूं एफ। ओके, तो वो जो एफ होगा वो उसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड थ्रस्ट। ओके, अपवर्ड थ्रस्ट, ये चीज क्लियर है। इसी को हम क्या बोलते थे, बॉइंट फोर्स बोलते थे, इसी को हम क्या बोलते थे, बॉयंसी बोलते थे। अच्छा, अब स्टूडेंट मान लो यहाँ पे जो हमारा पहले वाला केस है, जो फर्स्ट केस है, अगर हम माने कि हमारी इस वाली बॉडी का जो वेट है वो ज्यादा है, पहले केस में हम क्या मानते हैं कि जो बॉडी का वेट है वो क्या हो जाएगा, आपके अप थ्रस्ट से ज्यादा होगा। तो ये अप थ्रस्ट जो है वो क्या है, ये अप थ्रस्ट है आपका जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा ना ये उसके इक्वल में होगा। ओके, ये चीज समझो क्योंकि ये हमारा पिछला लेक्चर भी था। ओके, अच्छा अब देखो, अगर इस बॉडी का वेट, खुद का वेट जो है वो ज्यादा है, ज्यादा आता है किससे, जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, क्योंकि लिक्विड को डिस्प्लेस करने से ही उसको क्या मिलेगा, अप थ्रस्ट मिलेगा, जिससे क्या करना है, एक अपवर्ड फोर्स उसको एक्सपीरियंस होगी। क्लियर है? ये चीज समझ आ रही है आपके पास? अच्छा, अब जैसे उसके पास अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है
तो अब मैंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे वेट जो है वो ज्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू द अपवर्ड थ्रस्ट से। अब अगर अपवर्ड थ्रस्ट से फोर्स जो है वो ज्यादा आ रही है तो उस केस में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे सिंक कर जाएगा। तो पहले केस में क्या है कि बॉडी जो है वो क्या कर जाएगी, बॉडी विल बी सिंक। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे अभी ये चीज है कि जो वेट होता है, वेट ऑफ ए बॉडी जो है वो ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। वेट जो है वो हमारा इस साइड को जाएगा और जो अप थ्रस्ट होगा वो किस साइड को जाएगा, ऊपर को लगेगी। ओके, लेकिन इस केस में वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अप थ्रस्ट, तो बॉडी जो है वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट देखो कि जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या होता है कि मान लो अगर कभी कि बॉडी का जो वेट है, जितना बॉडी का वेट है और उतना ही उसने लिक्विड को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ओके, क्लियर है, लिक्विड को क्या कर दिया उसने, डिस्प्लेस कर दिया है। तो उस केस में क्या होता है कि मान लो कि वेट ऑफ द बॉडी एंड इज इक्वल टू अप थ्रस्ट, तो वो दोनों क्या आ जाएंगे आपस बराबर। अब सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में आ रहा है आपस एफ इज इक्वल टू एफ। ओके, मीन्स कि अगर बॉडी का वेट जो है, जितना बॉडी का वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड को लग रहा है इतना ही अप थ्रस्ट जो है वो ऊपर को लग रहा है। तो स्टूडेंट उस केस में क्या होगा कि जो बॉडी होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, बट लेकिन वो रहेगी कहां पे, रिमेन इनसाइड द लिक्विड। ओके, तो ये केस देखो, बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम and inside the fluid and inside the fluid, मतलब जो बॉडी है वो क्या रहेगी, फ्लूइड के अंदर रहेगी। ओके, ना तो वो ऊपर को जाएगी ना वो डाउन, बिल्कुल सरफेस में जाएगी। ओके, ये चीज क्लियर है। अब थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में वो बोल रहा है कि मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, आधा जो है ना, आधा ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड के अंदर है, आधा जो है वो बाहर है। ओके, अब उस केस में अब क्या हो रहा है भाई, हम पहले बोल दिया हो कि बॉडी का जो वेट है वो क्या करेगा, डाउनवर्ड को लगेगा, और जो बॉइंसिंग फोर्स है वो किस साइड को लगेगी, अपवर्ड को लगेगी। लेकिन इस केस में बॉडी जो है वो क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा कि आपका जो वेट ऑफ द बॉडी है उससे ज्यादा होगी क्या, उससे ज्यादा होगा अप थ्रस्ट। ओके, तो अगर इस केस में अप थ्रस्ट होता है तो बॉडी क्या होगी, बॉडी विल बी फ्लोट, बॉडी क्या कर जाएगी, फ्लोट कर जाएगी। ओके, ये चीज क्लियर है। यहाँ पे देखो, और इसी चीज को मैंने यहाँ पे बताया था कि यही एक ओनली यही कंडीशन है, यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। लेकिन एक चीज याद रखना, इसका सम पोर्शन ऑफ द बॉडी, मतलब इसका जो कुछ हिस्सा जो है वो पानी से बाहर रहेगा, लेकिन बाकी हिस्सा जो है वो क्या रहेगा, पानी के अंदर ही रहेगा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसी फ्लोट वाली कंडीशन को लिखा था कि बॉडी जब फ्लोट करेगी वो किस तरह से करेगी, देखो, ए बॉडी फ्लोट इन ए लिक्विड इफ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब देखो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो लिक्विड को डिस्प्लेस करना है वो तो इतना सा ही करना है, क्लियर है, इतना सारा लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर रही है अगर। ओके, तो अब देखो बाय द इमर्स्ड पोर्शन, अब देखो ये वाली सिर्फ इतनी वाली बॉडी ही, इतनी बॉडी जो है वो पानी में गिरी है, तो लेकिन जो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी वो कौन सा करेगी, सिर्फ यही बॉडी, यही पोर्शन बॉडी का जो है वो वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, और वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा वो किसके इक्वल में होगा, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के वेट के इक्वल में होगा। क्लियर, ये चीज स्टूडेंट याद रखना, तभी आपकी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। और ज्यादा से ज्यादा हर एक स्विमर, जिसने भी किसी ने पानी में लिक्विड में फ्लोट करना है तो वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। स्टूडेंट ये चीज याद रखना, जितना ज्यादा आप लिक्विड को फ्लोट करोगे उतना ही ज्यादा जो है उसको अप थ्रस्ट मिलेगा और बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी। ओके, लेकिन एक चीज याद रखना कि बॉडी का जो कुछ हिस्सा जो है वो पानी के बाहर रहेगा, बाकी बॉडी का पार्ट जो है वो क्या रहेगा, अंदर रहेगा। ओके, ये चीज क्लियर है। ओके स्टूडेंट, अच्छा अब देखो यहां तक ये चीज क्लियर हो गया। ओके, अच्छा जी, अब उसके बाद चलते हैं कि देखो अब हम सॉलिड और लिक्विड जो है ना उसके कंपैरिजन में देखते हैं कि बॉडी का जो डेंसिटी है वो क्या है। ओके, अच्छा अब हम यहां से पहले एक रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ
लिक्विड एंड सॉलिड, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, तो हम वहां पे स्टूडेंट लेट अस सपोज दैट कंसीडर ए बॉडी, हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है। ओके, क्या है? एक सॉलिड बॉडी है। तो उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी बी ρ1। हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है, उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? ρ1 है। ओके, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब हम जब उसको लिक्विड में फेंकेंगे तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? अलग होगी। ओके, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी ρ1, सॉरी ρ2। ओके, यहां तक देखो, ये चीज क्लियर है। ओके, ठीक है ये चीज। अच्छा जी, अब यहां पे देखो कि अगर कभी हम मान लें कि वो जो सॉलिड बॉडी थी, जब हम उसको पानी में गिराएंगे तब उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी V1, और जब हमने बॉडी को गिराया तो उस बॉडी ने जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कितना है आपके पास? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड B2। ओके, क्लियर है। अच्छा, अब स्टूडेंट मान लो कि जब हमने स्फेरिकल बॉडी को लिक्विड में गिराया है। ओके, जब हम उसको लिक्विड में गिराएंगे तो क्या करेंगे? एक ऐसी स्टेज आएगी, इक्विलिब्रियम आएगा, कि जब वेट ऑफ द बॉडी जो है वो किसके इक्वल में हो जाएगा? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ओके, तो हम ये वाली कंडीशन लगाते हैं। ओके, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो वेट ऑफ द बॉडी होगा, वेट ऑफ सॉलिड बॉडी, वो किसके इक्वल में हो जाएगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये चीज क्लियर है। ओके, तो स्टूडेंट, अब आपको पता है कि जो वेट होता है उसे हम किस तरह से करके निकालते हैं? वेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? वॉल्यूम के, डेंसिटी के और ग्रेविटी के। ये चीज क्लियर है। तो पहले जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो V1, डेंसिटी 1, और जहां पे वॉल्यूम, डेंसिटी और ग्रेविटी वॉल्यूम 2, डेंसिटी 2। ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अच्छा, अब यहाँ से ग्रेविटी और ग्रेविटी कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो हमने रिलेशन किसका निकाल रहे हैं? हम रिलेशन निकाले हैं डेंसिटी का। ओके, तो डेंसिटी देखो, डेंसिटी 1 अपॉन डेंसिटी 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 अपॉन वॉल्यूम 1। ओके, ये चीज देखो, मतलब ये आपके पास आ गई डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, तो ये किसके इक्वल में आ गया आपके पास? अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे डेरिवेशन के हिसाब से क्या आ रहा है? ये जो वॉल्यूम 2 था वो कौन सा था आपका? ये था आपके पास डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ओके, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो है वो किसके इक्वल में होगा? वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल में होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखने आ रहा हूँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये किसके इक्वल में हो जाएगा आपके पास? वॉल्यूम ऑफ immersed in liquid upon total volume, total volume। क्लियर? ओके, टोटल वॉल्यूम। अच्छा, अब अगर कभी हम इसको वेट में कन्वर्ट करें तो ये क्या आएगा आपका? वेट ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन लिक्विड अपॉन वेट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। ओके, यही चीज आएगी। ओके, अच्छा, अब इसी के रिलेशन में ना हम एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से क्लियर करके ये समझ आ रहे। ओके, अच्छा, अब मान लो स्टूडेंट कि लेट अस सपोज हमारे पास एक ऐसी कंडीशन बनती है जी, ऐसी है कि अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पे देखो इस चीज को कि यहां पे मान लो कि यहां पे न्यूमेरिकल देखते हैं। यहां पे एक आइस है, अ पीस ऑफ आइस, अ पीस ऑफ
आइस, क्लियर है, ओके, जो फ्लोट कर रहा है किसमें, फ्लोट इन अ वाटर, जो पानी में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब स्टूडेंट जो आइस है वो क्या है, सॉलिड है, और जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम मानते हैं कि जो डेंसिटी है ना, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस क्या है, इज 900 kg पर मीटर क्यूब, ओके, एंड और जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। हमने कैसे अपने से एक न्यूमेरिकल लिया है, ओके, यहाँ तक ये चीज क्लियर है, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर हम रिलेशन के हिसाब से चले तो यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है 900 अपॉन 1000, ओके। तो अगर स्टूडेंट अगर इसके हिसाब से निकाला जाए तो ये देखो ये हमें किसका रेशो बता रहा है, ये हमें रेशो बता रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट इस चीज को समझो, अगर आप आइस की डेंसिटी रखना चाहते हो और यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है आपके पास, वाटर की डेंसिटी, तो उसके हिसाब से देखो 20 और यहाँ पे कितना आ रहा है 9/10, तो 9/10 कितना आ जाएगा 0.9, ओके। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इमर्स्ड इन ए लिक्विड, मतलब कितने पार्ट जो है वो बॉडी जो है वो पानी में है, इस चीज को देखो। मतलब अगर कभी बॉडी के 10 हिस्से किए जाए, 10 में से उसके जो 9 पार्ट्स है ना, 9 पार्ट्स जो है वो क्या रहेंगे आपके, लिक्विड में रहेंगे, ओके, और सिर्फ एक पार्ट जो है वो क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ओके। ये चीज ये इसका मीनिंग ये आ रहा है, ओके, समझा रही है। अच्छा अब अगर कभी पूछा जाए तो कितना कितना लिक्विड जो है कितने पार्ट जो है वो बाहर है, ठीक है, बॉडी के कितना पार्ट जो है वो बाहर है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कि फ्रैक्शन ऑफ बॉडी पार्ट आउटसाइड द लिक्विड, तो वो कितना आएगा आपका, सर सिंपल आपने 1 माइनस 0.9 कर देना है, ओके। तो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे 0.1, तो मतलब 0.1 पार्ट जो है वो क्या आ रहा है आपके पास, 0.1 पार्ट जो है वो आपका क्या आ रहा है कि ये बॉडी का वो पार्ट है जो सिर्फ पानी के ऊपर है, क्लियर, ओके। यहाँ तक ये चीज क्लियर है आपके पास, ओके। तो रिलेशन में हमें इतना चीज समझ आ रही है कि जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, जो आइस है, आइस के जो 0.9 पार्ट, मतलब उसके जो बॉडी का जो तकरीबन हिस्सा होगा वो लिक्विड में होगा, क्लियर, ओके। और फ्रैक्शन ऑफ पार्ट जो है वो बॉडी का वो क्या रहेगा आपका, बाहर रहेगा, ओके। ये चीज क्लियर है, ओके स्टूडेंट। अब उसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होगा कौन सा, आपका विस्कोसिटी, ओके। अच्छा अब स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड, ओके। तो विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड जो है वो आप तभी समझ पाओगे जब आपका लिक्विड क्या है, मोशन में होगा, ओके। तो अब मैंने आपको बताया था कि इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन किए वो इसमें क्या था कि लिक्विड क्या था आपका, रेस्ट में था, ओके। तो अब इस केस में जब आप विस्कोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हो तो सबसे पहले नंबर पे आप ये चीज समझो कि लिक्विड जो है वो क्या है आपका, मोशन में है, ओके। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि जब आपका लिक्विड रेस्ट में होता है, दैट इज the study of liquid or fluids in rest is known as hydrostatic, okay। तो अब वाला जो केस है वो कौन सा होगा आपके पास, हाइड्रोडायनेमिक्स, ओके। कौन सा केस है आपके पास, अब हाइड्रोडायनेमिक्स। अब इसमें क्या होता है कि लिक्विड जो है एक लेयर में चल रहा है, लेट अस सपोज दैट कि लिक्विड जो है क्या चल रहा है, लेयर में चल रहा है, ओके। अब ये है कि सबसे जो लास्ट वाली लेयर होगी वो क्या है, बॉटम के साथ चल रही है, उसके ऊपर वाली लेयर जो है वो लिक्विड की होगी, उसके ऊपर वाली भी लेयर होगी, ऐसे, क्योंकि जो लिक्विड है वो क्या चल रहा है, लेयर में चल रहा है, ओके। तो अब हम सबसे पहले नंबर पे देखते हैं कि जो लिक्विड जो है आखिर विस्कोसिटी होती क्या है, क्लियर, ये चीज देखो। तो स्टूडेंट अगर मान लो अगर हम कोई भी चीज जो है वो लिक्विड में फेंकते हैं, ओके, तो आपको पता है कि लिक्विड जो है वो क्या चल रहा है, लेयर्स में है, लेयर्स में जो है वो फ्लो हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के साथ क्या कर रही है, फ्रिक्शन कर रही है, क्या कर रही है, फ्रिक्शन हो रही है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि किन्हीं दो लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आ रही है हमारे पास, और वो जो फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है आपके पास, वो मोशन को रिटार्ड करती है। एक नंबर तो ये हो गया।
अब दूसरा नंबर क्या है कि विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, क्या है, एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है। इससे क्या होगा कि लिक्विड जो है वो क्या करेगा, मोशन को रोकेगा, क्या करेगा, मोशन को रोकेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, पहले आप उस डेफिनेशन को देख लो। Viscosity is the property of the fluids by virtue of which an internal frictional force, here an internal frictional force comes into play when the fluid is in motion। कहता है कि फ्लूइड जो है वो क्या है, मोशन में है। ओके, ये चीज अब opposes the relative motion of its different layer। ओके, opposes the different layer। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि बोल रहा है कि मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करता हूँ, डायग्राम से ही सारी चीज क्लियर होगी। ओके, क्लियर। लेट अस सपोज दैट कि हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास जो सबसे जो लास्ट वाली लेयर है ना, सबसे जो लास्ट वाली लेयर है वो कौन सी है, सॉलिड की लेयर, जिसे हम कहते हैं बॉटम। क्लियर, ये आपके पास सॉलिड की लेयर जिसे हम बॉटम कह सकते हैं। ओके, अब उससे ऊपर वाली जो लेयर है वो लिक्विड की लेयर है। ओके, इससे ऊपर भी एक लेयर होगी, वो भी लिक्विड की होगी, उससे ऊपर वाली लेयर भी लिक्विड की है। यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट पहले भी ये चीज देखो कि ये वाली जो लिक्विड की लेयर है ये सॉलिड के साथ क्या कर रही है, फ्रिक्शन कर रही है। ओके, तो जब भी लिक्विड जो है वो सॉलिड के साथ फ्रिक्शन करेगा तो उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या होगी, उसकी कम होगी। ओके, पहले नंबर तो ये चीज समझो क्योंकि जब भी कभी लिक्विड जो है वो किसी सरफेस के साथ फ्रिक्शन में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो क्या हो रहा है, उसकी मोशन क्या हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि आगे ही पहले से उसने क्या बोला होगा कि विस्कोसिटी में क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, क्लियर, कि वो क्या करेगा, अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। ओके, कि मतलब जो मोशन को क्या करेगा, वो रोकेगा। ओके, अच्छा अब मान लो कि अगर यहां से ये वाली लेयर जो है वो जब सॉलिड के साथ टच हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। लेट अस सपोज हम उसको v1 लिख लेते हैं। ओके, अब देखो ये सेकंड वाली लेयर जो है वो लिक्विड के साथ टच है, सॉलिड के साथ टच नहीं है। ओके, ये चीज को समझो। ओके, अच्छा अब इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो इससे ज्यादा होगी, पहले वाले से ज्यादा होगी। ओके, अब देखो ये वाली लेयर जो है ये इससे, ये वाली जो लेयर है इसकी वेलोसिटी इससे भी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट यहां से आपको एक चीज कंक्लूजन में आ रही है कि आपके पास जो v3 है वो ज्यादा है किससे, v2 से, और v2 ज्यादा है किससे, v1 से। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। अब हम इसी क्वेश्चन को, इसकी जो डेरिवेशन है वो निकालते हैं, आखिर ये विस्कोसिटी जो है वो क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है। ओके, अच्छा अब देखो मान लो कि ये जो फ्लूइड जो है वो चल रहा है। ओके, देखो ये इसकी जो लेयर है, एक लेयर ये वाली है, मैं एक सबसे एक बड़ी लेयर लेता हूं, एक ये वाली लेयर। ओके, ये देखो मैं किसी दो लेयर्स पे लेता हूं, मान लो कि मैं एक ये वाली लेयर लेता हूं, इस वाली लेयर को, तो ये वाली लेयर जो है ना, इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है वो बॉटम से कितनी दूरी पे है, x की दूरी पे है। ओके, ये चीज क्लियर। अच्छा अब उसके बाद एक लेयर ये है। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या आ रहा है, dx। ये समझो, क्योंकि एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम डिस्टेंस होगा। तो लेट अस सपोज दैट कि dx बी द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू लेयर्स। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा अब मान लो हमने पहले से ही बोला हुआ है कि जो नीचे वाले से ऊपर वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, अच्छा अब मान लो कि ये वाली जो लेयर है इसकी हम वेलोसिटी मान लेते हैं v। ओके, तो जो इससे ऊपर वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस dv। ओके, ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि मान लो कि इस वाली लेयर को ना मैं एक इस तरह के एक सरफेस जैसा बताता हूं इसको आपको। ये एक प्लेट है, इसको मान लो एक ये वाली प्लेट है। ओके, इस वाली को प्लेट को मैं नाम देता हूं P वाली, और इस वाले को मैं नाम देता हूं Q। ओके, अच्छा अब देखो जब ये लेयर और ये लेयर दोनों आपस में क्या करेंगे, रबिंग करेंगे, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, एक फोर्स मिलेगी, F फोर्स। और ये जो फोर्स होगी वे क्या होगी, विस्कस फोर्स होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स। ओके, और यही विस्कस फोर्स का दूसरा नाम क्या है, ड्रैगिंग फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, क्लियर है। अच्छा तो हम यहां पर लिख लेते हैं, हम डेरिवेशन को हम यहां पर लिखते हैं, कंसीडर ए फ्लूइड, कंसीडर ए फ्लूइड ऑफ टू लेयर्स, ऑफ टू लेयर्स। एक लेयर कौन सी है आपके पास, P, और दूसरी है Q। ओके, तो मूविंग विद वेलोसिटी, मूविंग विद वेलोसिटी
P वाली जो है वो चल रही है V के साथ, और जो सेकंड वाली है वो किससे चल रही है, V प्लस DB के साथ। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा अब मैंने आपको बोला है कि जो बॉटम से लेके जो P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर P and bottom surface BX। ओके, तो जो उसके साथ वाला होगा उसका क्या होगा, प्लस, सॉरी, उसके बाद जो दूसरे वाले का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्लस P और Q, और बॉटम के साथ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, प्लस DX। ओके, ये चीज क्लियर है। ये देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, Q और बॉटम के साथ जो बॉटम सरफेस होगा BDX। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। तो हमने आपको बोला था कि क्या है कि किन्हीं दो लेयर्स के बीच में, डिफरेंट लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स, एफ फोर्स। क्लियर। तो ये आपका जो एफ है, एफ क्या है आपके पास, एफ बी नोन एज विस्कस फोर्स, आर ड्रैगिंग फोर्स। क्लियर है। इन दोनों के बीच में जो आ रहा है फोर्स वो कौन सा, प्लस विस्कस फोर्स और ड्रैगिंग फोर्स। ओके, यहां तक क्लियर है ये चीज। अच्छा, अब स्टूडेंट ये जो फोर्स आ रहा है इन बिटवीन द टू लेयर्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रही है, ये फोर्स अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पहले इसको लिख लेते हैं हम। ओके, देखो ये जो आपके पास फोर्स है एफ, अकॉर्डिंग्स टू न्यूटन, अब न्यूटन्स के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग्स टू न्यूटन F is directly proportional area of layer। ये जो आपका विस्कस फोर्स है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, एरिया के। ओके, अगर किसी लेयर का जो एरिया है वो ज्यादा है तो उसका विस्कस फोर्स भी ज्यादा होगा, अगर लेयर का एरिया कम है तो उसका विस्कस फोर्स क्या होगा, कम होगा। ओके, क्लियर है। ओके, तो यहां से आपके पास एक चीज क्लियर होगी कि जो आपके पास विस्कस फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द लेयर के ऊपर। ओके, तो यहां से आपको एक कंक्लूजन मिल गया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड देखो, सेकंड जो है वो क्या आ रहा है, एफ इज directly proportional to the velocity gradient। अब स्टूडेंट ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या है, पहले इस चीज को समझो। क्लियर। कहता है कि जो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है किसका, वेलोसिटी का, उसको जब आप डिस्टेंस के साथ डिवाइड करते हो, क्लियर, डिस्टेंस कौन सा, इन बिटवीन द टू लेयर्स, तो वो जो आपका आंसर आएगा, जो आपके पास वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगी। ओके, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को कैसे करके लिखते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बी अपॉन डी एक्स। ओके, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहां तक देख लो, ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप इसको क्या करो, कंबाइन कर दो। तो जैसे आप इसको कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो वी गेट एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी बी अपॉन डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी बी अपॉन डी एक्स। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी की जगह मैंने दो चीजें लगाई, एक लगाया है नेगेटिव और दूसरा लगाया है ईटा। ओके, तो ये ईटा देखो क्या है, हियर ईटा इज ए कांस्टेंट ऑफ proportionality known as coefficient of viscosity। ओके, तो ये ईटा क्या है, ईटा एक कांस्टेंट है। क्लियर, और इसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, और ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, हियर
नेगेटिव साइन shows that F retards the relative motion. F retards the relative motion. मतलब ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि ये आपके पास ये आपका जो विस्कस फोर्स है वो क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। ओके, यहां तक देख लो, क्वेश्चन में कोई डाउट है? ओके, तो क्लियर है ये चीज। उसके आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब स्टूडेंट मान लो, लेट अस सपोज कि हम यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं। देखो कि अगर हमारे पास, देखो हमारे पास ये जो एक लेयर है उसका अगर हम एरिया मान के चले 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो क्या है, अगर हम माने कभी हमारे पास जो एरिया है ये कितना आपके पास 1 यूनिट। ओके, और जो हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट आ रहा है वो भी आपके पास क्या है, 1 यूनिट है। क्या आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है। तो उस केस में हमारे पास जो F होगा वो क्या होगा आपके पास, माइनस ईटा 1 इंटू 1, तो F इज इक्वल टू माइनस ईटा। तो हमारे पास यहाँ पे जो ईटा आएगा वो क्या आएगा, क्लियर, ईटा हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस F। मतलब कि यहां से समझो कि बोल रहा है कि यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज विस्कस फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नोन एज विस्कस फोर्स व्हेन द फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स, द फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स, क्लियर, द फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स जो है, जितना उसमें से फोर्स मिलेगी, क्लियर, और वो कौन सी लेयर होगी, उसका जो सरफेस एरिया कितना होगा, 1 यूनिट होगा, और जो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो कितना होगा आपके पास, 1 यूनिट होगा। तो उस समय उन दोनों लेयर्स के बीच, दोनों लेयर्स की जब फ्रिक्शन होगी तो जो उसमें से हमें फोर्स मिल जाएगा वो फोर्स हमारा किसके इक्वल में हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इक्वल में हो जाएगा। यहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? ओके ओके जी। अच्छा, अब हम इसके निकालते हैं, यूनिट्स निकालते हैं। ओके, क्लियर। तो अब देखो, यूनिट से पहले आप डायमेंशनल फार्मूले पे आओ, डायमेंशनल फार्मूला। ओके, तो अच्छा, अब स्टूडेंट पहले नंबर पे देखो डायमेंशनल फार्मूला। हम पहले इसका जो इनिशियल फार्मूला है इसके ऊपर चलो। देखो, तो डायमेंशनल फार्मूले में F इज इक्वल टू ईटा, नेगेटिव साइन को आप रहने दो क्योंकि हमें डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करना है। तो ईटा ए dB अपॉन dx। ओके, तो यहां से ईटा की वैल्यू निकालो। ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A dB अपॉन dx। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है? ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पे देखो, जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला देखो। यहाँ पे देखो, जो आपके पास फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है, mL/T-2, फोर्स, नीचे है आपके पास यहाँ पे एरिया, तो एरिया का L², वेलोसिटी L/T-1, और नीचे आ रहा है dx, डिस्टेंस। तो स्टूडेंट यहाँ से देखो, इस चीज़ को देख लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर्स का, लिख दिया डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ पे आपका आ गया एरिया का, वेलोसिटी का और डिस्टेंस का। तो यहाँ से L के साथ ये L कैंसिल। अब हमारे पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो M, L यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 और +1, मतलब L आपका आ गया -1, और टाइम आपका यहाँ पे कितना, ये देखो ये T-1 है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो T-1। ओके, तो ये आपके पास आ गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अच्छा, अब उसके बाद इसके SI यूनिट्स देखो। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं हम इसका जो इसका SI यूनिट्स है वो कितने होंगे आपके पास, SI यूनिट्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट जो इसका SI यूनिट्स है उसको देखो, पहले हम इसका फार्मूला लेते हैं।
कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो किसके इक्वल में आ रहा है आपके पास, F/A dB/dx। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट इस चीज को देखो, इस टर्म को देखो, यहाँ पे ये वाला फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्या बन जाता है, प्रेशर। क्लियर, तो फोर्स पर यूनिट एरिया बन गया आपका प्रेशर, तो प्रेशर को हम, प्रेशर के अपने यूनिट्स क्या है, पास्कल। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के अपने यूनिट्स कितने होते हैं, मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे नीचे कितना आ रहा है आपके पास, मीटर। तो अगर मैं यहाँ से इस मीटर के साथ मीटर कट दूंगा तो आपके पास ये सेकंड जो है वो क्या चलेगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर, तो अब आपके पास जो यूनिट्स आ रहे हैं ऐसा यूनिट्स, वो क्या बन जाएंगे आपके पास, पास्कल सेकंड। क्या बन जाएगा, पास्कल सेकंड। जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसके जो एसआई यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास, पास्कल सेकंड। ओके, क्लियर है। तो इसके आगे हम तो और इसके फर्दर यूनिट्स देखते हैं। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स की जगह पे अगर मैं यहाँ पे न्यूटन लिख दूँ, ओके, तो एरिया है, एरिया की जगह पे मैं यहाँ पे मीटर का स्क्वायर कर दूँ, तो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की जगह पे यहाँ पे मैं मीटर पर सेकंड कर दूँ, और यहाँ पे मेरे पास मीटर है तो मीटर के साथ ये मीटर कैंसिल। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, इस चीज़ को देखो, न्यूटन सेकंड मेरा ऊपर चला गया यहाँ पे, तो NS और मीटर इनवर्स में। ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 1 पास्कल सेकंड जो है वो किसके इक्वल में है, न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स। तो ये क्या बन गया आपके पास, SI यूनिट। तो यहाँ से आपके पास एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर आप SI यूनिट्स में देखते हो पास्कल सेकंड, तो SI यूनिट्स में आपके पास क्या आ रहा है, न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स स्केल। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। ओके स्टूडेंट, अच्छा अब हम चलते हैं इसके CGS यूनिट्स में। ओके, तो स्टूडेंट जैसे इसके पास्कल सेकंड इसके अपने SI यूनिट्स हैं, ऐसे ही इसके जो CGS यूनिट्स हैं वो क्या है, पास। ओके, जो इसके CGS यूनिट्स है वो क्या है, पास। ओके, क्लियर। तो अगर स्टूडेंट अगर कभी मैं इसके CGS यूनिट्स निकालूं, यहां से ही अगर मैं इसके CGS यूनिट्स निकालूंगा तो मेरे पास न्यूटन है, तो न्यूटन का CGS यूनिट्स में क्या आएगा आपके पास, डाइन। ओके, तो सेकंड ही रहेगा, तो मीटर है सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, तो यहां तक ये चीज स्टूडेंट क्लियर है कि मतलब कि आपके पास जो 1 पॉस है, 1 पॉस इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 डाइन सेकंड इनवर्स। ये चीज क्लियर है आपके पास। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट अगर कभी भी हमें कोई डेफिनेशन को रिलेट करना पड़ेगा उसे हम ऐसा यूनिट्स में ही देखेंगे। ओके, अब आप देखो कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, इस चीज को देखो कि मतलब कि 1 पास्कल सेकंड या न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स स्क्वायर जो है उसमें कितने पॉज आएंगे। ओके, इस चीज को देखो। अच्छा अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स स्क्वायर है। ओके, तो अगर कभी मैं इसको देखूं, इसको अगर मैं CGS में कन्वर्ट करके देखूं तो न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन। ओके, सेकंड ही रहेगा जी। ओके, तो मीटर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो मीटर जो है, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनवर्स। क्या, अच्छा अब देखो यहाँ पे 10⁵ तो ये है, अगर यहाँ पे 10 की पावर -2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 10⁻⁻⁴। यहाँ पे ये देख लो स्टूडेंट, ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपके पास डाइन सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स का। ओके, अब देखो यहाँ पे जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10, और यहाँ पे आता है आपके पास डाइन सेकेंड सेंटीमीटर इनवर्स का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि 1 न्यूटन सेकेंड मीटर इनवर्स का स्क्वायर जो है उसमें कितने हो गए, डाइन सेकेंड इनवर्स किसमें, कॉस। ओके, तो ये चीज क्लियर है। ओके स्टूडेंट, तो अब आपके पास ये चीज यहां तक क्लियर हो गया होगा आपके पास कि विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी का हमने डेरिवेशन भी लिख दिया है, उसके आगे SI यूनिट्स भी बता दिए हमने, इसका आगे डायमेंशनल फार्मूला भी कर दिया है। यहाँ तक ये चीज क्लियर होगा स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा अब इसके बाद आगे देखो कि विस्कोसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, क्लियर है, इस चीज को देखो। अच्छा अब स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल अब लिक्विड जो है, अब लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा।
जब उसका टेम्परेचर या प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ओके क्लियर है, तो इससे आगे जाके ना आपकी जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इस चीज को समझो। ओके अच्छा, अब हम पहले नंबर पे देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, अगर कभी हम मान ले कि हमारे पास कोई फ्लूइड है, ओके तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, देखो अगर कोई भी फ्लूइड है, क्लियर, ओके लेट अस सपोज, आप इस तरह से समझो कि मान लो कि अगर कभी एक गिलास में हमने हनी रखा हुआ है, ओके तो हनी अगर ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर है तो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, तो अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा, आप देखोगे कि उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके तो यहां से देखो कि अगर उसकी डेंसिटी कम होती है तो उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका जो विस्कस फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके तो यहां से आपके पास एक चीज क्लियर हो रही है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, क्लियर, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिक्रीज, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके क्लियर है, मतलब जो आपके पास विस्कस फोर्स है, जो विस्कस फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके जहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। ओके अच्छा, अब इट मीन्स दैट कि यहां से अब आपको एक चीज क्लियर होगी कि जो लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है किसका पड़ रहा है, टेम्परेचर का पड़ रहा है। ओके क्लियर है। अच्छा अब कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो क्या होगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स। ओके क्लियर है, यहां तक ये चीज क्लियर है कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड के ऊपर पड़ेगा। ओके क्लियर है, स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस चीज को नोट करना स्टूडेंट कि ये बहुत बार जो है वो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं क्वेश्चन को, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर हो गई है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अगर डेंसिटी कम होती है तो उसकी जो विस्कस फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके यहां तक ये चीज क्लियर है। अब स्टूडेंट चलते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, लेट अस सपोज दैट हमारे पास अगर कोई लिक्विड है तो हम क्या कर रहे हैं, उस लिक्विड के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे अब आपने एक चीज देखी होगी कि अगर आप लिक्विड के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ाते हो उसका, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो लिक्विड है उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पहले लिक्विड जो है, लेट अस सपोज दैट कि लिक्विड जो है वो पहले मतलब अगर उसका कोई एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम है, क्लियर, तो लिक्विड फिर भी उतना ही रहेगा। ओके तो अगर हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, पिस्टन को अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, थोड़े से वॉल्यूम जो है उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन बट लिक्विड जो है वो उतने का उतना ही रहेगा। अगर लिक्विड उतना रहता तो फिर क्या चीज हो रही है भाई, कंप्रेस, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो उतने हैं लेकिन उसका वॉल्यूम कम हो गया। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि उसकी डेंसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ओके तो अगर उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती है, लेट अस सपोज दैट कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, ओके तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर डेंसिटी बढ़ती है तो उसका विस्कस फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके ये चीज क्लियर है। ओके तो व्हेन वी हैव टू अप्लाई pressure, when we have to apply pressure on a fluid, then its density will be increased and also the coefficient of viscosity will also increase. ओके यहाँ तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। ओके तो आज हमने क्या किया, आज हमने क्वेश्चन पढ़ा, एक तो लॉ ऑफ फ्लोटेशंस क्लियर है, दूसरा हमने पढ़ा विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। तो स्टूडेंट मैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी एक लिक्विड उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है उसके अंदर तो वो उसकी मोशन को क्या करे, रिटार्ड करे, क्लियर। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ रिटार्डेशन की एक लिक्विड के पास, क्लियर, उसे हम क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स, क्या बोलेंगे हम उसको, विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड। ओके तो मैंने ये सारा के सारा थ्योरी विद कर दी हुई है। ओके
डायमेंशनल फार्मूला विद इसके डेरिवेशंस कर दिया। ओके, तो यहाँ से अगर आपको नहीं समझ आती है तो वहाँ पे आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और रिपीट करके देखना। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। ओके, तो यहाँ से नहीं समझ आया होगा वो आप मुझे कमेंट में अपने सेंड कर दिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।